गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को इकोनॉमिक सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर का एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग जो है समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो समसीमांत उपयोगिता नियम, इसका भी प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर गोसेन ने ही किया था। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया? प्रोफेसर गोसेन ने किया। इसीलिए इनके नाम पर इस नियम को गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी गोसेन के द्वितीय नियम से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो गोसेन का द्वितीय नियम और समसीमांत उपयोगिता नियम दोनों एक ही है, यानी समसीमांत उपयोगिता नियम को ही गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। गोसेन का द्वितीय नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोसेन ने जो प्रथम नियम, पहला जो नियम दिया था वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, और इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम जो दूसरा नियम दिया गया था वो समसीमांत उपयोगिता नियम था। इसलिए जो है इस नियम को गोसेन का द्वितीय नियम, गोसेन सेकंड लॉ कहा जाता है। इस नियम को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको अधिकतम संतुष्टि का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, इसके अलावा उपभोग का नियम है ना, अधिकतम संतुष्टि का नियम, इसके अलावा उपभोग का नियम, इसके अलावा इसको प्रतिस्थापन का नियम, इसके अलावा इसको मितव्ययिता का नियम, आदि नामों से जानते हैं। यानी ये बहुत सारे नाम हैं, ये बहुत सारे इस नियम के नाम हैं। इन सारे नामों से भी इस नियम को हम जानते हैं। हम बात करें कि इसको जो है अधिकतम संतुष्टि का नियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह नियम बताता है कि उपभोक्ता को किस प्रकार से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यानी उपभोग के क्रम में उपभोक्ता किस तरह से उपभोग करे कि उसको जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में यह नियम बताता है। इसीलिए इसको अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। उपभोग का नियम भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जो है यह नियम जो है उपभोग का आधार भी कहा जाता है। इस नियम को उपभोग का आधार भी कहा जाता है और इसको उपभोग का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि उपभोक्ता को किस प्रकार से उपभोग करना चाहिए
उसको किस तरह से वस्तुओं को जो है खरीदने पर अपने संसाधनों को, अपने साधनों को व्यय करना चाहिए जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि मिले, तो किस तरह से उसको उपभोग करना चाहिए, तो उपभोग करने के तरीके को ये बताता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उपभोग का नियम। ये उपभोक्ता से संबंधित वस्तु के उपभोग को किस प्रकार से करना चाहिए ये बताता है, इसलिए इसको उपभोग का नियम भी कहा जाता है। प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। प्रतिस्थापन का नियम का मतलब ये है कि यह जो है नियम यह बताता है कि चूंकि जो वस्तुओं का उपभोग किया जाता है उसमें अलग अलग इकाइयों से अलग अलग जो है क्या होता है? उपयोगिता प्राप्त होती है। यदि निरंतर उपभोग किया जाए तो क्या होता है? निरंतर उपभोग के क्रम में जो बाद वाली इकाई होती है वो पहले वाली इकाई से जो है क्या होती है? कम उपयोगिता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो है कम उपयोगिता वाले वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाले वस्तु को जो है क्या किया जाता है? उपभोक्ता के द्वारा क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है या उस पर व्यय किया जाता है। तो कम उपयोगिता के स्थान पर अधिक उपयोगिता को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो एक के स्थान पर दूसरे का जो है प्राप्त करने की जो बात की जाती है, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को मितव्ययिता का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मितव्ययी का मतलब क्या होता है? मितव्ययी, व्यय करना मतलब खर्च करना, मित मतलब होता है कम खर्च करना, कम मित मतलब कम होता है, तो मितव्ययिता मतलब कम खर्च करना। कम खर्च करने का मतलब ये होता है कि फिजूल खर्च मत करना। मितव्ययी होने का मतलब ये है कि आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च करें, फिजूल जो है अनावश्यक खर्च न करें। मितव्ययी होना और कंजूस होने में यही अंतर है। कुछ लोग मितव्ययी और कंजूस को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। कंजूस कौन होता है? माइजर कौन होता है? माइजर का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है अपनी सामान्य आवश्यकताओं को भी नहीं पूरा करता, जबकि वो पूरा कर सकता है, सक्षम है, उसके पास साधन हैं, साधन होने के बाद भी यदि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता क्योंकि उस साधनों से उसको इतना मोह होता है, मुद्रा से इतना मोह होता है कि उसको वो खर्च नहीं करना चाहता, व्यय नहीं करना चाहता, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कंजूस कहा जाता है, माइजर कहा जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है लेकिन फिजूल खर्च नहीं करता, अनावश्यक खर्च नहीं करता, जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे ही खर्च करता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? मितव्ययी कहलाता है, इकोनॉमी कहलाता है। तो हमको इकोनॉमी होना चाहिए, माइजर नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए और फिजूल खर्च करने वाला भी नहीं होना चाहिए। तो हम सबको मितव्ययी। तो मितव्ययिता का नियम इसलिए है क्योंकि यह नियम जो है बताता है कि उपभोक्ता जो है अपने सीमित संसाधनों को प्रयोग इस प्रकार से करे, वह इस प्रकार से वस्तुओं पर अपना साधन व्यय करे जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि हो। तो अधिकतम संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए व्यय करने की बात की जा रही है। इसका मतलब है कि अनावश्यक व्यय की बात नहीं की जा रही है, फिजूल खर्ची की बात नहीं करता ये नियम, इसीलिए इसको मितव्ययिता का नियम भी कहा जाता है। तो ये सारे जो है नाम हैं जिन नामों से इस नियम को हम जानते हैं। इस नियम को भी कई अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें आपका गोसेन जी हैं, मार्शल जी हैं, अन्य सारे अर्थशास्त्री जिन्होंने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया। आइए हम इस नियम के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये नियम क्या है, ये उपभोग के नियम का क्या है, उपभोग का क्या है, आधार है। और इस नियम में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। यानी जो आपने गोसेन का प्रथम नियम पढ़ा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, वो नियम यहाँ पर लागू है। इस नियम में जो है इसका जो है आप कह लीजिए, इस नियम का आधार कर लीजिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। यानी इस नियम में जो है ये नियम लागू रहता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार
कोई भी उपभोक्ता जब विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करता है तो चूंकि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो साधन होते हैं, जैसा कि रॉबिन्स की परिभाषा आपको बताया गया था फर्स्ट ईयर में ही आप लोग क्लास कर रहे हैं, तो शुरू के क्लास में आपको बताया गया था डेफिनेशंस। तो वहाँ पे आपको बताया गया था रॉबिन्स के अनुसार क्या था कि अर्थशास्त्र में जो आवश्यकताएं हैं वो क्या होती हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, जबकि उसको पूरा करने के जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। तो सीमित साधनों को ही मानकर ये नियम चलता है कि जो व्यक्ति है उसकी जो आय होती है वो क्या होती है, सीमित है। तो सीमित आय जब है तो वो खर्च इस प्रकार करना चाहता है जिससे क्या हो, उस सीमित आय से ही उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, यही ये नियम बताता है। और जो भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। यह नियम ये बताता है कि वस्तुओं का जो उपभोग है, मान लीजिए 2 वस्तु हम खरीदना चाहते हैं, अब इस पर हम रुपया व्यय करना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से इन पर जो है अपने मुद्रा का व्यय करें जिससे क्या हो कि जितनी मुद्रा हमारे पास है उस मुद्रा से इन दोनों वस्तुओं को हम खरीद सकें और इनसे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वो भी क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, जिससे हमको क्या मिले, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यही यह नियम बताता है कि एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे क्या होती है, दोनों वस्तुओं से जो सीमांत उपयोगिता होती है वो समान होती है ना। इसीलिए इसको जो है हम सम सीमांत, जहाँ पे दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है, उस क्रम में हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों वस्तुओं का जो है उपभोग करना चाहिए या व्यय करना चाहिए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। और इस क्रम में जब हम वस्तुओं का व्यय करते हैं या इसका उपभोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमको जो है दोनों वस्तुओं से जो मिलने वाली उपयोगिता होती है या संतुष्टि होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यह नियम हमको यही बताता है कि उपभोक्ता जो है अपने सीमित साधनों के द्वारा किस तरीके से जो है विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करे या उपभोग करे जिससे उसको क्या मिले, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। यही यह नियम हमको बताता है। आइए अब हम इस नियम को भी एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जिसमें हम सारणी के द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस नियम की व्याख्या हम सारणी और रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करने से पहले हम लोग इसकी मान्यताओं के बारे में पढ़ लें। जैसे आपने फर्स्ट नियम में उस नियम की मान्यताएं कुछ थी, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, वैसे ही सेकंड जो लॉ है, इस लॉ का भी जो है क्या है, गोसेन के सेकंड लॉ की भी कुछ क्या है, मान्यताएं हैं, अजम्पशंस हैं, जिस पर आधारित ये नियम है। तो उन मान्यताओं पर भी चर्चा करना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है मान्यता पर चर्चा करते हैं कि इस नियम की मान्यताएं क्या हैं। नियम की मान्यताएं क्या हैं? यदि मान्यताओं की हम बात करें तो एक प्रकार से देखें कि जितनी सारी मान्यताएं आपको फर्स्ट लॉ में देखने को मिली थी वे सारी मान्यताएं इस लॉ में भी आपको देखने को मिलेगी। यदि इसकी मान्यता की बात करें तो प्रमुख मान्यताओं में पहली मान्यता क्या है कि उपभोक्ता को विवेकशील होना चाहिए। उपभोक्ता कैसा होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। उपभोक्ता को विवेकशील होना चाहिए। दूसरा, अभी हम आपको समझा रहे हैं, उपभोक्ता के आय, रुचि,
फैशन, आदत आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, तीसरी मान्यता की अगर हम बात करें तो इस नियम के अनुसार जो है, जो उपयोगिता है वो मापनीय है। उपयोगिता क्या है? मापनीय है। उपयोगिता तथा इसे मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। इसे मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। नेक्स्ट, चौथी मान्यता की हम बात करें तो वस्तु एवं सेवाओं की जो कीमतें हैं वो क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। कीमतें स्थिर होनी चाहिए। और अगला, पांचवी मान्यता हम कह सकते हैं कि इसमें जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ मान्यताओं के बारे में, यहाँ पे प्रमुख मान्यताओं के बारे में यहाँ पे हमने जिक्र किया। तो पहला जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पहली मान्यता है कि उपभोक्ता क्या होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए। यानी विवेकशील उपभोक्ता के द्वारा ही वह अपने उपभोग को इस प्रकार करेगा जिससे उसको क्या हो? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। वह अपने उपभोग को, उससे मिलने वाली उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए वह वस्तुओं पर किस तरह से व्यय करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिल सके। तो उसके लिए जो है उपभोक्ता क्या होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। तभी वो जो है क्या कर सकता है? ऐसा कर सकता है, या इन उपभोक्ता के संबंध में ही यह नियम लागू हो सकता है। यदि उपभोक्ता विवेकशील नहीं है तो उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता क्या है? उपभोक्ता की आय, रुचि, आदत, फैशन आदि इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें जो है क्या करती हैं? ये इस नियम को प्रभावित करती हैं। यदि इन सब में परिवर्तन हो जाएगा तो नियम लागू नहीं होगा। यानी व्यक्ति की आय स्थिर होनी चाहिए, उसकी इंटरेस्ट, उसकी जो है रुझान, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसकी आदत, हैबिट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना। जो फैशन है, रिवाज है वस्तुओं का जो है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो फैशन में, इन सब में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगली जो बात आप देख रहे हैं, अगली जो मान्यता है वो है उपयोगिता जो है वो क्या होना चाहिए? उपयोगिता मापनीय है। जो चौथा आपका मान्यता, तीसरा जो मान्यता है वो है कि उपयोगिता मापनीय है तथा इसे मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। मुद्रा के उपयोगिता की यदि हम माप की बात करें तो आप पिछले क्लास में आपने देखा, जब मैं पढ़ा रहा था उपयोगिता की माप, वहाँ पे दो तरह के दृष्टिकोण सामने आए थे, जिसमें आपका गणनावाचक और दूसरा क्रमवाचक, गणनावाचक और क्रमवाचक दो दृष्टिकोण सामने आए थे। गणनावाचक जो दृष्टिकोण था, जिसके समर्थक मार्शल जी थे, उनका मानना क्या था कि गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा क्या है? वो मापनीय है और उसको मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। जबकि जो दूसरा आपका जो दृष्टिकोण था, क्रमवाचक दृष्टिकोण में क्या था कि मुद्रा मापनीय नहीं है, इसको किसी भी भौतिक इकाई से नहीं मापा जा सकता है, इसका जो है हम केवल क्रम दे सकते हैं, केवल हम कंपेरिजन कर सकते हैं आर्डर के द्वारा, क्रम के द्वारा। ठीक ना। तो
यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उपयोगिता मापनीय है और मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। इसका मतलब है कि ये किस पर डिपेंड है, ये किस तरह की उपयोगिता की बात कर रहा है, किस तरह की उपयोगिता के माप की बात कर रहा है। यहाँ पर गणनावाचक जो है हम उपयोगिता की बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट आपका अप्रोच था, है ना, कॉर्डिनल अप्रोच जो था, है ना, गणनावाचक दृष्टिकोण, उस पर ये आधारित है। यानी यहाँ पे माना गया है कि हम उपयोगिता की माप कर सकते हैं, जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगली मान्यता जो है उसमें ये कहता है कि कीमतें क्या होनी चाहिए, वस्तुओं सेवाओं की जो कीमतें हैं वो क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। क्योंकि जो कीमतें हैं ये भी जो है क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, है ना। ये इस नियम को जो वस्तु, चूंकि उपभोक्ता क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, उपभोग को प्रभावित करेगा, है ना। तो उपभोक्ता जो है जो वस्तुओं का उपभोग करता है तो उस क्रम में जो उसकी कीमतें हैं वो क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, नहीं तो उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, उपभोग को ये प्रभावित करेगा। तो ऐसी स्थिति में नियम लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हम इस क्रम में बात करें तो अंतिम जो मान्यता यहाँ पर हम बात करें कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। सीमांत उपयोगिता नियम लागू होने का तात्पर्य क्या है कि यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का जो है उपभोग करता है, उसके उपभोग की इकाइयों को बढ़ाता है, तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होगी वो क्या होगी, वो घटते हुए क्रम में होगी, है ना। तो ये चीज़ जो है आपका यहाँ पर भी लागू होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस नियम का आधार ही है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, अर्थात इस नियम में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है ना। यानी जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है, इसमें जो है जब भी उपभोक्ता जो है वस्तुओं का उपभोग करता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, उपयोगिता जो है वो कम होती हुई आपको दिखेगी। ठीक है। तो ये जो है कुछ इसकी मान्यताएं, इस नियम की मान्यताएं हैं, और इन मान्यताओं के दिए होने पर ही सम सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग जो है इस सिद्धांत, इस नियम को जो है और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा, जिसमें हम सारणी और रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आइए अब हम इस नियम को एक सारणी के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस सारणी में हम एक ऐसे उपभोक्ता की बात करेंगे, एक ऐसे उपभोक्ता को मानकर चलेंगे जिस उपभोक्ता के पास मान लीजिए कुल 6 रुपये हैं। हम मुद्रा की बात कर रहे हैं, भारतीय मुद्रा, रुपए की हम बात कर रहे हैं। उपभोक्ता के पास जो है मुद्रा की कुल 6 इकाइयाँ हैं, मान लीजिए उसके पास 6 रुपये हैं, है ना। तो अब वह जो है मान लीजिए 2 वस्तुओं के क्रय पर जो है क्या करता है, अपने मुद्रा को खर्च करता है, और उससे मिलने वाली उपयोगिताओं को हम यहाँ पर दर्शाएंगे। ठीक है। और किस तरीके से उसको जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, किस तरह से वो व्यय करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसी पर हम एक सारणी के द्वारा इसको हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है सारणी में 3 कॉलम बनाएंगे। सारणी में हम 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर आप देखें, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। इसमें जो है पहले कॉलम में हम मुद्रा की इकाइयों को लेंगे। मुद्रा की इकाइयाँ, मुद्रा जिसमें हम रुपए की बात कर रहे हैं, की इकाइयाँ। अब हम 2 वस्तुओं को ले रहे हैं। मान लीजिए पहले में जो है हम स्वीट को ले रहे हैं, दूसरे में फ्रूट को ले रहे हैं। मिठाई और फल, 2 वस्तुएं हैं, मिठाई और फल। अब कौन सी मिठाई है, कौन सा फल है, इसका नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। इसको आप समझ जाइए, कोई भी मिठाई या कोई भी फल ले सकते हैं। हम यहाँ सीधा लिख रहे हैं
कि मिठाई और फल, दो वस्तुओं को हम ले रहे हैं, मिठाई और फल। अब दोनों वस्तुओं से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी या दोनों से जो उपयोगिता प्राप्त होगी से प्राप्त उपयोगिता से प्राप्त, आप उपयोगिता कहिए चाहे सीमांत उपयोगिता कहिए, मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हम यहाँ पे सीमांत उपयोगिता की ही बात करेंगे क्योंकि ये सम सीमांत उपयोगिता नियम है। यहाँ पर हम सीमांत उपयोगिता को ही यहाँ पर हम दर्शाएंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उपयोगिता या सम सीमांत उपयोगिता आप लिख सकते हैं, फल से प्राप्त सीमांत उपयोगिता या उपयोगिता, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, इसको शॉर्ट में एमयू बोलते हैं, यानी प्रति इकाई मुद्रा से। इसका मतलब क्या है? प्रति इकाई मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को मिठाई से यहाँ पे दर्शाया गया और फल से यहाँ पे दर्शाया गया है ना। अभी दर्शा रहे हैं, अभी दर्शाया नहीं गया, अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप बना लीजिए, ये आप देखेंगे 6 रुपये कुल हम मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता के पास कुल कितना रुपया है? 6 रुपये है। तो पहला रुपया, दूसरा रुपया, तीसरा रुपया, चौथा रुपया, पाँचवां रुपया और छठवां रुपया। 6 रुपये हैं तो हम उसको 6 इकाई के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, है ना। 6 इकाई के रूप में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एक के ही सिक्के हैं उसके पास, तो एक एक के सिक्के हैं तो कुल कितने सिक्के हैं? 6 सिक्के हैं, तो 6 इकाई हो गई रुपए की, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवां और छठवां, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम एक कल्पित जो है आंकड़ों को यहाँ पे लेंगे, सीमांत उपयोगिता के कल्पना के आधार पे ही लेंगे, है ना। कोई फिक्स इसका वैल्यू नहीं होता क्योंकि अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग उपयोगिता प्राप्त होती है, लेकिन जो सीक्वेंस होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया कि इस नियम में भी क्या होता है, सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। तो सीमांत उपयोगिता जो भी रहेगा प्राप्त होगा इकाइयों के बढ़ते क्रम में, उससे मिलने वाले सीमांत उपयोगिता भी क्या होनी चाहिए? घटती हुई होनी चाहिए। इसको ध्यान में रख के यहाँ पे जो भी हमको आंकड़े लिखने हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मिठाई से 100 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, दूसरे से मान लीजिए 90 के बराबर प्राप्त हो रही है, तीसरे से मान लीजिए 70 के बराबर प्राप्त हो रही है। यहाँ पर भी आप देखिए, चौथे से मान लीजिए यहाँ पे 50 के बराबर हो रही है, पाँचवें से मान लीजिए 40 के बराबर हो रही है, छठवें से मान लीजिए 30 के बराबर हो रही है। थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पे 50 चौथे से 50 हो रही है, यहाँ पे मान लीजिए 30 के बराबर हो रही है और यहाँ पे मान लीजिए 15 के बराबर हो रही है। जो भी हम आंकड़े यहाँ पे ले रहे हैं एमयू का, वो आप देख रहे हैं घटते हुए क्रम में है ना। पहले इकाई का यदि प्रयोग करेंगे तो 100 के बराबर, दूसरे से 90, तीसरे 70, चौथे से 50, पाँचवें से 30, छठवें से 15, यानी घटते हुए क्रम में रहेगा, है ना। यानी उपयोगिता जो है आपका सीमांत उपयोगिता क्या होगी? घटती हुई होगी, क्योंकि इकाइयाँ यहाँ बढ़ रही हैं, उपभोग की इकाइयाँ बढ़ेंगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? कम होगी। यही सीमांत उपयोगिता नियम कहता है। ये नियम लागू होता है हर वस्तु के संदर्भ में, तो इस संदर्भ में मिठाई की वस्तु के संदर्भ में भी सीमांत उपयोगिता नियम लागू होगा। इस तरीके से जो है आपको उपयोगिता देखने को मिलेगी। इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर फल से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं की यदि बात करें तो यहाँ पर भी क्योंकि वस्तुएं अलग हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सीमांत उपयोगिताएं भी अलग अलग प्रकार की आपको प्राप्त होंगी। मान लीजिए पहले इकाई से 80 के बराबर प्राप्त हो रहा है, दूसरे से मान लीजिए 50 के बराबर हो रहा है, तीसरे से मान लीजिए 40 के बराबर हो रहा है और चौथे से मान लीजिए 25 के बराबर हो रहा है, पाँचवें से मान लीजिए 20 के बराबर हो रहा है और छठवें से मान लीजिए 10 के बराबर हो रहा है। तो 80, 50, 40, 25 और 20, 10 ये जो आप देख रहे हैं ये भी क्या है?
अब इसको आप भूल जाइए, तो इसको आप देखिए फल से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता है, आप देख रहे हैं कि उपभोग की इकाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है ये घटती हुई दिख रही है आपको, 80 50 40 25 20 10, है ना। यही तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है। तो इन दोनों ही वस्तुओं के संबंध में सीमांत उपयोगिता आपको देखने को मिलेगी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तो आप पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, लेकिन सम सीमांत उपयोगिता नियम जो कहता है कि उपभोक्ता अपने सीमित जो भी उसके पास आय है, मुद्रा है, उससे वह इन वस्तुओं पर, एक से अधिक वस्तुओं पर जो खरीदना चाहता है, उपभोग करना चाहता है, उस पर किस तरह से व्यय करे जिससे उसको क्या मिले, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो उसके लिए हम बात करें कि वह अपना पहला रुपया, क्योंकि उसके पास जो है आप देख रहे हैं कि हर वस्तुओं से अलग अलग कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, ये उसको समझ में आती है बात, ये दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा कि वो अपना जो मुद्रा की जो पहली इकाई होगी, मुद्रा की पहली इकाई या पहला रुपया जो है वो कहाँ पे खर्च करना चाहेगा, वह वहीं पर अपना पहला रुपया खर्च करना चाहेगा जहाँ पे उसको उपयोगिता सबसे अधिक मिल रही हो। तो सबसे अधिक उपयोगिता कहाँ पे मिल रही है, आप देख रहे हैं इन दोनों वस्तुओं में सबसे अधिक उपयोगिता कहाँ पे मिल रही है, ये मिठाई के क्रय पर मिलेगी, मिठाई को खरीदने पर मिलेगी। तो ये जो है 100 के बराबर आप देख रहे हैं, पहले इकाई को 100 के बराबर सबसे अधिक उपयोगिता है, तो ये पहली इकाई जो है ये मिठाई पर व्यय करेगा। मुद्रा की पहली इकाई कहाँ पे व्यय करेगा, वो मिठाई के क्रय पर व्यय करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको सबसे अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अब इसके बाद भी जो है जब वो दूसरी इकाई को अपना खर्च करना चाहेगा तो वहाँ पर भी यही देखेगा कि सबसे अधिक जो है उपयोगिता उसको कहाँ पे प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दोनों वस्तुओं में सबसे अधिक उपयोगिता मिठाई से ही प्राप्त हो रही, जो कि 90 के बराबर है। तो दूसरा रुपया कहाँ पे खर्च करेगा, वो यहाँ पर ही खर्च करेगा, यानी आपका मिठाई के क्रय पर ही दूसरा रुपया भी व्यय करेगा, ठीक है। तीसरा रुपया जो है मुद्रा की जो तीसरी इकाई है उसको कहाँ पे व्यय करेगा, फिर वो यही देखेगा कि दोनों वस्तुओं में सबसे अधिक जो है उपयोगिता कहाँ पे प्राप्त हो रही है। तो दोनों वस्तुओं में अब आप देखिए कि सबसे अधिक उपयोगिता कहाँ पे प्राप्त हो रही है, तो आप देखेंगे कि फल से जो है सबसे अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा कि वह जो है फल पर जो है अब वह फल पर तीसरी जो है मुद्रा की इकाई यानी तीसरे रुपए का प्रयोग जो है कहाँ पे खर्च करेगा, वो व्यय करेगा, फल पर व्यय करेगा, ठीक। इसके बाद फिर वो चौथे रुपये भी इसके पास 2 रुपये और बचे हुए हैं, सॉरी 1 2 3 ही रुपये भी खर्च हुए, अभी उसके पास 3 रुपये बचे हुए हैं। अब वो जो है चौथी इकाई फिर देखेगा कि कहाँ पे उसको व्यय करना है। चौथी इकाई के लिए जो है सबसे अधिकतम उपयोगिता कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है मिठाई के खरीदने पर। तो चौथी इकाई जो है वो मिठाई के व्यय पर खर्च करेगा। अब वो देखेगा कि उसको पाँचवीं इकाई 5 और 6 2 रुपये और बचते हैं, तो पाँचवीं और छठवीं इकाई कहाँ पे खर्च करेगा, वहाँ पर भी वही देखेगा कि सबसे अधिक उपयोगिता कहाँ उसको मिल रही है। तो पाँचवीं इकाई पर आप देख रहे हैं कि उसको जो है फल से और मिठाई से और फल से दोनों से समान उपयोगिता प्राप्त हो रही है। यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तो वो अपना 5वीं इकाई का प्रयोग जो है यहाँ पर कर सकता है या यहाँ पे कर सकता है, किसी एक पर जो है। दोनों स्वतंत्र है क्योंकि दोनों समान उपयोगिता मिल रहा है। 5वां इकाई यहाँ पे खर्च करेगा तो 6वां इकाई यहाँ पे खर्च करेगा, 5वां इकाई यहाँ पे खर्च करेगा, 6वां इकाई यहाँ पे खर्च करेगा, कहीं पर भी खर्च कर सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या है कि दोनों में उसको जो है समान उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति मान लीजिए जो है 5वां रुपया जो है यहाँ पे खर्च करेगा, तो ऑटोमेटिक जो है उसके पास जो 6वां रुपया है वो कहाँ पे खर्च करेगा, फल को खरीदने में खर्च करेगा। बात समझ में आ गई। 6 रुपये उसके खर्च हो गए, है ना। अब 6 रुपये जो है वो अपना खर्च किस प्रकार किया देख रहे हैं आप। अब इस प्रकार से दोनों वस्तुओं पर जो है वो जो रुपया खर्च किया है उसकी हम बात करें कि मिठाई पर उसने कितना व्यय किया। तो मिठाई पर उसने व्यय कितना किया भैया देख लीजिए। मिठाई को खरीदने पर कितना व्यय उसने किया, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 कुल कितना रुपया खर्च किया,
4 रुपये खर्च किया। मिठाई पर उसने कितना रुपये खर्च किया? 4 रुपये खर्च किया। और फल पर कितना खर्च किया? फल पर उसने खर्च किया कुल 2 रुपये। तो 4 रुपये मिठाई पर उसने खर्च किया और फल पर कितना खर्च किया? 2 रुपये खर्च किया। इस प्रकार से जो है यह 4 रुपये मिठाई और 2 रुपये फल पर यदि वो खर्च करता है तो उसको सबसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। क्योंकि आप इन उपयोगिताओं को जोड़ लीजिए, यहाँ से इसको और इसको जोड़ लेंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ से जो है जिस प्रकार से उपयोगिता उसको प्राप्त हुई है ये सबसे अधिक उपयोगिता है। और इस प्रकार व्यय करने पर 4 रुपये मिठाई और 2 रुपये फल पर व्यय करने से उपभोक्ता को सबसे अधिक उपयोगिता मिल रही है। इसका मतलब है कि उसको सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता जो है उपभोग करता है तो उसको जो है विभिन्न वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। ये जो है आपका सारणी द्वारा हमने इस नियम को स्पष्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। पहला रुपया वो वहीं पे खर्च करेगा जहाँ सबसे अधिक उपयोगिता है। तो मिठाई पर आप देख रहे हैं 100 के बराबर है तो यहाँ पे खर्च करेगा 2 रुपया। फिर देखेगा कि सबसे अधिक कौन सा है। अब ये तो खत्म हो गया, खरीद चुका है। तो अब देख रहे हैं दोनों में आप देखेंगे सबसे अधिक 90 है तो इससे खर्च करेगा। अब 3 रुपया है मतलब मिठाई पे ही खर्च किया, पहला रुपया दूसरा दोनों। 3 रुपये कहाँ खर्च करेगा? ये दोनों खरीद चुका है। अब देखेंगे दोनों में 80 है यहाँ पे तो इसको खरीदेगा। 4 रुपये में 70 है इसको खरीदेगा। 5वें में आप देखेंगे ये दोनों बराबर है तो आप यहाँ पे या यहाँ पे किसी पे भी खर्च कर सकता है। मान लीजिए 5वें पे यहाँ पे खर्च किया तो 6वें पे आप खर्च करेगा, यहाँ पे खर्च करेगा। तो इस तरीके से कुल 1 2 3 4 रुपया है ना, इस पर खर्च किया। और ये नंबरिंग है, 1 2 3 जो मैंने लिखा है नंबरिंग है, रुपया नहीं है, नंबरिंग। कौन सा नंबर, कौन सा क्रम है ना, पहला रुपया दूसरा रुपया चौथा रुपया 5वां रुपया, ऐसे क्रम आर्डर की हम बात कर रहे हैं, किस रुपए को खर्च कर रहा है ना। इस तरीके से हम एक एक करके ही गिनेंगे तो 1 2 3 4 को लिए हो गए और 1 2। ऐसे नहीं कि आप बोलेंगे कि सर कैसे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे तो 3 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, 6 3 9 हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। 3 6 मतलब तीसरा और छठवां है, छठा है, तीसरा और छठा का मतलब क्या हुआ, एक एक करके ही होता है। तो 1 रुपया और क्योंकि 6 रुपये तो उसके पास कुल है ही, है ना, तो 1 1 2 रुपये ये हो गया और इसको भी हम एक एक करके ही जोड़ेंगे तो 4 रुपये ये हो गया। 4 और 2 4 रुपये मिठाई और 2 रुपये फल पर तो खर्च करता है तो उसको सबसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, अर्थात सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। आइए अब हम लोग जो है इसको रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। रेखा चित्र के द्वारा कैसे हम इसको स्पष्ट करें, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। रेखा चित्र जो है हम बहुत ही सावधानी से बनाएंगे। इस सारणी को ध्यान में रखते हुए ही हम रेखा चित्र का प्रयोग करेंगे। रेखा चित्र में हम रेखा चित्र तो एक ही रहेगा, लेकिन चूंकि 2 वस्तुएं हैं तो इसलिए जो है 2 रेखा चित्र एक ही में बनेगा। यहाँ तक ले रहे हैं। ये आपको एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है और ये जो है आपका वाई है, वाई अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, दोनों वस्तुओं के लिए, अलग अलग वस्तुओं के लिए ये हम जो बनाएंगे ये मिठाई के लिए है और ये दूसरी वस्तु फल के लिए है। दोनों एक ही चित्र है लेकिन दोनों को अलग अलग करके यहाँ पे हम बना रहे हैं। और यहाँ पर हम किस पर क्या दर्शाया जाएगा इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मुद्रा की इकाइयाँ,
तो मुद्रा की इकाइयाँ एक साथ दोनों के बारे में हम लिख दे रहे हैं क्योंकि दोनों अक्ष पे एक ही चीज़ रहेंगी। मुद्रा मतलब रुपया की इकाइयाँ और वाई अक्ष पे जैसा कि आप देख रहे हैं क्या रहेगा, सीमांत उपयोगिता रहेगा। तो दोनों वस्तुओं से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिताएं हैं उसको हम इस पे रखेंगे। सीमांत उपयोगिता पूरा लिखिए, चाहे मैं 60 में यहाँ पे MU लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। MU सीमांत उपयोगिता, तो ये यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, हम एक ही जगह लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक्स अक्ष पर हम क्या दर्शाएंगे, मुद्रा की इकाइयाँ जो कि कितनी है, 6 है। तो मिठाई के लिए भी हम 6 यानी 1 2 3 4 5 6 बराबर बराबर दूरी पे हम रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर एक मुद्रा को मानकर इस तरीके से आप बराबर दूरी मापते चले जाएंगे। ऐसे वही चीज़ यहाँ पर भी इसका नामकरण कर दें, अंकों को 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम जो है वाई अक्ष पे हमको क्या दर्शाना है, मिठाई के लिए यहाँ पे दर्शाएंगे सीमांत उपयोगिता और फल की सीमांत उपयोगिता को यहाँ पे दर्शाएंगे। यहाँ पर आप देखिए लिखने का तरीका क्या है। लिखने का तरीका हमने आपको बताया कि मिनिमम और मैक्सिमम देख लीजिए। मिनिमम कितना है, 15 है, मैक्सिमम कितना है, 100 है। तो मिनिमम 15, मैक्सिमम 100, इसका मतलब है कि 10-10 का आंकड़ा हम लेके चलते हैं, 10 धम्मा 100 यानी 10 जो है खाने यहाँ पे बनेंगे। तो हम 10 को 1 मानेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर को हम क्या मानेंगे, 10 उपयोगिता, 10 सीमांत उपयोगिता मानेंगे, ठीक ना। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 MU मानेंगे इसको। तो ऐसी स्थिति में आप लिख लें इसको पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब वो 1 2 करके नहीं लिखना है, लिखना हमको 10 20 करके ही लिखना है, ठीक है। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 पूरे 100 हो गया। अब लिखने का तरीका हमारा होता है, जैसे हमने 10 लिख दिया, 10 का मतलब क्या है, यहाँ 0 से के आगे हम शुरू चलेंगे तो 1 से गिनती शुरू होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद सीधा आ गया 10, मतलब 9 छोटे छोटे खाने यहाँ पे बीच में आपको मिलेंगे और 10वां खाना क्या हो जाएगा, सीधा 10 हो जाएगा, है ना। तो ये हर जो है छोटे छोटे खाने आपको मिलेंगे, 9 खाने, जो कि 10वां खाना वही होगा, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे 9 तक की गिनती जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लिखी नहीं गई है क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, और सीधा हमने 10 लिख दिया। ऐसे यहाँ से 11 शुरू होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक छोटे छोटे खाने के रूप में रहेंगे, और 20वां यहाँ बड़ा खाने के रूप में हमने लिख दिया जो दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी हुई है, जो कि इतने ही जगह में हमने इसको लिख दिया, ठीक ना। ताकि ऐसा इसलिए लिखा गया ताकि आसानी से इसको हम जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकें, इसको दर्शा सकें, प्रदर्शित कर सकें, और आपको भी बातें समझ में आए। ऐसे आप 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेखा चित्र बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि समझने में और करने में, लिखने में, रिप्रेजेंट करने में क्या होगा, बहुत ही कठिनाई होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम फल में भी जो है दर्शाते हैं उपयोगिता। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम 10 है, अधिकतम 80 है, तो यहाँ पर भी 10 20 करके ही लिखेंगे। दस 20 करके आप लिखेंगे तो आप देखें वही जो यहाँ पे आपने माना वैसे यहाँ पे मानना है, 1 2 करके 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की हमने संख्या ली है। आप 100 तक की भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप 80 तक लिखिए चाहे 100 तक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम
लिख लें इसको, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। आगे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एरो लगा है जितना मर्जी उतना आप लिख सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही लिखिए, या उससे 1-2 करके आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे होने वाली नहीं है। आइए इसको भी हम आयत चित्र का ही रूप देंगे, जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको जब पढ़ाया था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, वहाँ पर भी जो हमने रिप्रेजेंट किया था वो हमने आयत चित्र बनाया था, वैसे यहाँ पर भी हम आयत चित्र बनाएंगे, है ना। तो दोनों का हम अलग अलग करके बनाएंगे। पहले यहाँ से आप देखिए अलग अलग के रूप में देखें तो पहले इकाई से, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये अलग अलग इकाई के रूप में देखेंगे तो पहले से इतना, दूसरे से इतना, तीसरे से इतना है, लेकिन उपभोक्ता जो है दोनों वस्तुओं के संदर्भ में किस तरह से खर्च कर रहा है वो इस तरीके से खर्च कर रहा है ना। तो पहले हम अलग अलग करके ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ देखें पहले इकाई से कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है यहाँ पे, है ना, उपयोगिता। तो पहले पे 100, यहाँ पर आप देखें इसको लाइन ऊपर ले जाएं यहाँ तक, है ना, इस तरीके से जो है आप इसको बनाएंगे, स्केल से अच्छे से माप के बनाएंगे। दूसरे पे कितना है, 90 है, तो 90 है तो आप यहाँ से दूसरे से 90, ये 90 है, यहाँ से स्केल रखेंगे और लगभग तरीके से आप बना देंगे। और इस तरीके से हम देखें कि तीसरे पे कितना है, तो तीसरे पे 70 प्राप्त हो रहा है सीमांत उपयोगिता, 70 का यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप स्केल रखेंगे और 3 पर जो है आप इसको ले जाएंगे। पहले ऐसे खड़ी लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर चौथे पे आप देखिए कितना मिल रहा है, चौथे पे 50 मिल रहा है, तो चौथे पर 50 आपको ये दिख रहा है, ये 50 वाली लाइन है यहाँ पे, है ना, 50 वाली लाइन है, और ये आपका चौथा इकाई है, हो गया। पाँचवें पे आप देखेंगे तो 30 के बराबर मिल रही, 30 कहाँ पे है, यहाँ पे है, आप इसको देखिए इस तरीके से 30 पाँचवें इकाई प्राप्त हो रही है। और छठवें इकाई की यदि हम बात करें, छठवें पे कितना प्राप्त हो रहा है, 15। अब ये 15 है, अब इसमें 15 कहीं नहीं लिखा है ना, तो 15 हमको कैसे मिलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 के ऊपर चलेंगे तो छोटे छोटे खाने आपको मिलेंगे, है ना। तो छोटे छोटे जो खाने मिलेंगे 9 खाने, 10वां खाना यही रहेगा, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, फिर 6 7 8 9 करके फिर ऊपर 10, ऐसे होगा जैसे स्केल में बना रहता है, छोटा छोटा मिलीमीटर बना रहता है, क्योंकि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर करके दिया रहता है, बीच में छोटे छोटे खाने बने रहते हैं, है ना। तो जो छोटे छोटे खाने होते हैं वो छोटी इकाई होती है, इसको मिलीमीटर बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे छोटे छोटे 1 2 3 4 करके लिखे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ये 15 मतलब क्या हुआ, 10 और 20 के बीच में आएगा, एकदम बीचों बीच मध्य में, है ना। तो इस तरीके से मध्य में हम स्केल जो है हम मापेंगे इस तरीके से यहाँ पे, और इसको जो है हम 6 से इसको हम मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें रेखा चित्र जो है मिठाई का जो है सीमांत उपयोगिता का जो है ये रेखा चित्र हमको आयत चित्र मिल गया। इस तरीके से हम दूसरे का भी करेंगे, दूसरे के लिए भी हम देखेंगे। तो पहले इकाई से कितना मिल रहा है, 80 मिल रहा है, तो 80 के बराबर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से खींच देंगे। दूसरे पे कितना है आप देखिए, दूसरे इकाई से 50 है, तो 50 कहाँ है आपको दिख रहा है, यहाँ पे है, तो इस तरीके से 50 दूसरे इकाई पे कर देंगे। तीसरे इकाई पे कितना है, तीसरे इकाई पे 40 है, 40 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये 40 है, 40 को आप तीसरे इकाई पे कर देंगे। फिर आप देखेंगे कि पाँचवीं इकाई पे क्या है, सॉरी चौथी इकाई पे क्या है, 25 है, तो 25 फिर 25 आ गया। 25 मतलब क्या हुआ, 30 और 30 के बीच में मिलेगा, लगभग बीच में मिलेगा, है ना। तो बीच में आपका 25 वाला खाना होगा यहाँ पे लगभग, तो इसको जो है आप इस तरीके से ले जाएंगे, मिलाएंगे, चौथे पे ये 25 हो जाएगा। और पाँचवें पे देखिए, पाँचवें इकाई मुद्रा की पाँचवीं इकाई पे कितना मिल रहा है सीमांत उपयोगिता फल से, ये 20 मिल रहा है, तो पाँचवें इकाई 20 आपको दिख रहा है यहीं पे है, ये जो है आपका 20 हो गया। और छठवें इकाई पे आप देखेंगे कितना मिल रहा है, छठवें इकाई से 10 मिल रहा है, तो 10 जो है आपका छठवें इकाई से मिल रहा है। तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है रेखा चित्र, ये दोनों क्या है, ये अलग अलग है ना। इस वस्तु की मुद्रा का यदि उपभोग किया जाए 1 2 3 4 5 6
अलग ढंग से, अलग से सेपरेट, तो इस तरीके से सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। यदि इस पर जो है फल पर हम जो है यानी उपभोक्ता अपने 6 रुपये को अलग से व्यय करता है तो इस तरीके से सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। लेकिन दोनों वस्तुओं को खरीदना है तो किस तरह से व्यय करे कि जिससे उसको अधिकतम जो है क्या मिले, सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप देखिए, ये तब हम कहाँ पे देखते हैं, इसको देखते हैं कि कहाँ पर, जहाँ पर जो है सीमांत उपयोगिता दोनों की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर दोनों पे जो है सीमांत उपयोगिता क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो चौथी इकाई है, चौथी इकाई, इसकी चौथी इकाई और यहाँ पे इसकी दूसरी इकाई है ना। यहाँ पर मिठाई की चौथी इकाई मुद्रा की और फल पर जो है दूसरी इकाई मुद्रा की, है ना। दोनों से कितना उपयोगिता मिल रहा है, 50 के बराबर मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, दोनों क्या है, समान है। यहाँ पे दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता क्या है, समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम इस समान उपयोगिता वाली लाइन को इस तरीके से मिलाती हुई रेखा को ऐसे आगे हम बढ़ा देंगे। यही जो लाइन होगी इसी को हम बोलेंगे समसीमांत उपयोगिता रेखा, समसीमांत उपयोगिता रेखा, जो कि यही रेखा जो है उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि को दिखाता है। अर्थात इस रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता जो है क्या कर रहा है, वही चीज़ है कि यहाँ पर भी जो है वो क्या करेगा कि मिठाई पर जो है 1 2 3 4 मुद्रा खर्च करेगा और इस पर जो है 1 2 2 मुद्रा खर्च करेगा। इस तरीके से 4 2 6 मुद्रा इस प्रकार खर्च कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, दोनों पर जो है, दोनों इस प्रकार के व्यय से दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है, समान है, बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। तो इस प्रकार जो है ये जो है आपका नियम स्पष्ट हो जाता है, सम सीमांत उपयोगिता नियम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नियम क्या बताता है कि उपभोक्ता को किस प्रकार से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चित्र जो है रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट हो जा रहा है कि किस प्रकार से जो है उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, सम सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तुओं से समान मिल रही है और यहाँ पर ही जो है उपभोक्ता को क्या हो रहा है, अधिकतम सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो ये जो है हमने आपको बताया यहाँ पे कि किस प्रकार से सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम सारणी द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, इस नियम को जो है इसका एक आधुनिक व्याख्या भी किया गया है आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो आइए इस पर हम छोटा चर्चा कर लें कि इस नियम का आधुनिक व्याख्या क्या है। अब हम बात करेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या की। आधुनिक व्याख्या अर्थात सीमांत उपयोगिता जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है, इसकी जो है आधुनिक व्याख्या की गई है आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा। आधुनिक अर्थशास्त्री जो है सीमांत उपयोगिता नियम को आनुपातिक सीमांत उपयोगिता नियम कहा है। यानी जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने जो है इसका नाम क्या कर दिया है, इसका नाम जो है बताया सम सीमांत उपयोगिता नियम के स्थान पर आनुपातिक सीमांत उपयोगिता नियम कहा है। अभी आपने देखा कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के बहुत सारे नाम अभी शुरू में हमने आपको बताया, किसको उपभोग का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, मितव्ययिता का नियम कहते हैं। इसके अलावा जो है आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने जब इसकी आधुनिक व्याख्या की तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया कि सम सीमांत उपयोगिता नियम का नाम जो है आनुपातिक सीमांत उपयोगिता नियम कहा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार या सीमांत उपयोगिता नियम के आधुनिक व्याख्या के अनुसार
कोई उपभोक्ता जब विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करता है तो वह उस सीमा तक उपभोग करता है जब तक कि वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात बराबर न हो जाए। अर्थात इसको यदि हम गणितीय रूप में कहें तो इस नियम को हम लिख सकते हैं कि MU x बटे PX बराबर MU y अपान PY इक्वल टू MU Z अपान PZ इक्वल टू MU पर रूपी ये आनुपातिकता का नियम, इसको आनुपातिक सीमांत उपयोगिता का नियम या आनुपातिकता का नियम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये नियम बताता है कि उपभोक्ता को उस सीमा तक उपभोग करना चाहिए जब तक कि उन वस्तुओं से मिलने वाले सीमांत उपयोगिता और कीमतों का जो अनुपात है वो जो है बराबर न हो जाए। यानी यहाँ पर MU या PX की यदि हम बात करें तो हम यहाँ पे बात करें MU x क्या है, तो x क्या है, x y z ये क्या है, ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं और MU क्या है, सीमांत उपयोगिता और P क्या है, कीमत। यानी MU x का मतलब क्या हुआ कि x से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, PX का मतलब क्या हुआ कि x वस्तु की कीमत, x वस्तु से मिलने वाले सीमांत उपयोगिता और x वस्तु की कीमत का अनुपात y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उसके कीमत का अनुपात और z वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उसके कीमत का अनुपात, ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जिस सीमा तक जो है हमको जो है या उपभोक्ता को क्या करना चाहिए, उस सीमा तक उपभोग करना चाहिए जहाँ तक कि उसकी जो है सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के क्या हो जाए, अनुपात के बराबर हो जाए। यही जो है हमारा सीमांत उपयोगिता का जो आधुनिक व्याख्या है यही हमको बताता है। यानी यह नियम क्या बताता है, वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात को बताता है विभिन्न वस्तुओं का, और ये क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। ये बात जो है कौन बताता है, ये आधुनिक व्याख्या के अनुसार जो है ये आधुनिक अर्थशास्त्री बताते हैं। और इसी स्थिति में ही उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि ये नियम उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि से ही संबंधित है। तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पर जो है इनके जो है सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये जो है आपका सीमांत उपयोगिता नियम का आधुनिक व्याख्या रहा। अब मैं आपको लास्ट में बता दूं कि जो अभी हमने नियम पढ़ा सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये भी जो है आपका जो गोसेन का प्रथम नियम जिसका नाम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसी की तरह ही यह भी नियम क्या है, एक सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ है। इसकी भी जो भी ये नियम की जो भी बातें हैं ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य हैं, ये सब जगह लागू होती हैं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये दोनों ही नियम क्या हैं, यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौमिक नियम है। तो आज हम लोग जो है सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में पढ़ा, बस आज इतना है, दैट्स ऑल।